केडी क्लासेस की एक नई मुहिम जिसमें हमने यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री क्लासेस देने का प्रावधान किया है। तो केडी स्मार्ट एजुकेशन के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी इंग्लिश की। इंग्लिश में भी देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है, तो पहली क्लास जो रखेंगे वो रखेंगे इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको पता है इंग्लिश क्या है भी? इंग्लिश एक है लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी यूनिट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? वो होती है भी लेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ण। इंग्लिश में लेटर, हिंदी में बोलेंगे वर्ण। तो कोई भी भाषा हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, उसकी सबसे छोटी यूनिट होगी वर्ण। तो बात करेंगे वर्ण पे। इंग्लिश में टोटल 26 वर्ण होते हैं जिन्हें लेटर बोलते हैं। तो ए से लेके जेड तक आपको पता है टोटल 26 हो गए लेटर। ए से जेड तक टोटल 26 इंग्लिश के बेसिक लेटर होते हैं। इन्हीं से मिलके पूरी इंग्लिश बनेगी। कैसे बनेगी? देखो, सबसे पहले इन ए से लेके जेड तक का एक कलेक्शन बनाएंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज यहाँ पे मिलेगी आपको। सबसे पहले बनाएंगे इनका कलेक्शन। उस कलेक्शन को बोलेंगे हम लोग अल्फाबेट। अल्फाबेट है, ध्यान रखना, अल्फाबेट्स नहीं है। अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है वो देखो। पहले तो अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में देखने से क्या लग रहा है कि अल्फाबेट सिंगुलर है और अल्फाबेट्स प्लूरल है, पर ऐसा नहीं है। ये आपका सिंगुलर है पर ये इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं है भाई। ये अल्फाबेट की प्लूरल फॉर्म नहीं है। अल्फाबेट्स का सिनोनियम देखोगे तो होता है भाई लैंग्वेज। अल्फाबेट का जो सिनोनियम है वो होता है लैंग्वेज। मतलब अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? भाषा। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? भाषा। और अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। तो कई बार आपको किसी ने पूछा होगा कि इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट है, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए कि जी 1 है। आप क्या बताते हो कि इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट है? 26। पर आपको पता है अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, न कि वर्ण होता है। आज से कोई भी आपको पूछे कि इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट है, तो क्या बताओगे? इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट है? 1। और लेटर कितने हैं? टोटल लेटर 26, टोटल अल्फाबेट 1। अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या फर्क है? अल्फाबेट बोलोगे वर्णमाला को, अल्फाबेट्स बोलोगे भाषा को, जिसका सिनोनियम लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई लेटर। और टोटल कितने लेटर? 26, ए से लेके जेड तक। अभी बात करते हैं फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन की बात करेंगे। इतनी चीज आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अभी तक आपने जाना अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में अंतर। अभी बात करेंगे सबसे छोटी इकाई लेटर। साथ में हिंदी लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। लेटर को बोलते हैं वर्ण। टोटल कितने होते हैं? 26। लेटर को मिला दो। देखो, 2 तरीके से मिलेगा। एक तो टोटल 26 लेटर का बनेगा कलेक्शन। टोटल 26 लेटर का बनेगा कलेक्शन। इस कलेक्शन को बोलेंगे अल्फाबेट। टोटल 26 लेटर का बनेगा कलेक्शन, उस कलेक्शन को बोलोगे अल्फाबेट। अगर मैं इन्हीं 26 में किसी लेटर का ग्रुप बना दूं जो कि वेल अरेंज्ड हो, जो कि क्या हो? वेल अरेंज्ड हो, मतलब सुसज्जित हो, और उसका कोई एक मीनिंग निकलता हो,
उसका एक मीनिंग यानी अर्थ निकलता हो, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलेंगे वर्ड, हिंदी में बोलेंगे शब्द। तो लेटर के ग्रुप को ही वर्ड या शब्द बोलते हैं। कंडीशन क्या है? वेल अरेंज्ड होने चाहिए और उस ग्रुप का कोई एक मीनिंग निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई 3 लेटर ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया CAR, 3 लेटर है, तीनों को मैंने वेल अरेंज किया और इसका अर्थ निकला आपका कार। तो ये क्या हो गया? कार एक वर्ड। अब इसी को मैं मान लो ले लेता हूं XYZ। XYZ भी 3 लेटर है, तीनों का ही एक ग्रुप है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, तो ये वर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो देखो फिर से लेटर बना, लेटर का कलेक्शन बनेगा अल्फाबेट, और लेटर का ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकलेगा वो बनेगा वर्ड या शब्द। अब देखो इसके लिए इंग्लिश की जो कंडीशन है वो ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके लिए इंग्लिश की जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो वर्ड है किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच, किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम करना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है तभी उसे वर्ड की श्रेणी में रखेंगे, अदरवाइज ये वर्ड नहीं होगा। तो आप कोई भी वर्ड उठा लो, सभी के सभी किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम करेंगे। बात हो गई वर्ड तक। वर्ड से आगे चलते हैं। बात हो गई वर्ड तक। वर्ड से आगे क्या बनेगा भाई? वही होगा कि ग्रुप बनाएंगे एक वर्ड का और उस ग्रुप को बोलेंगे फ्रेज या फिर फ्रेजेस। उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे भाई। ठीक है, तो फ्रेज क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका क्या निकलेगा? कोई ना कोई मीनिंग निकलना जरूरी है इस चीज में। और आपको सेंटेंस में ध्यान रखनी है एक चीज, वो बात करेंगे आगे। अभी बात करेंगे कि वर्ड से फ्रेज कैसे बनेगा। कैसे बनेगा भी? वर्ड का ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का क्या निकलना चाहिए? कोई मीनिंग। और ये फ्रेज भी वर्ड की तरह ही काम करेगा, तो इसका काम भी पार्ट ऑफ स्पीच का काम होगा। तो जितने भी फ्रेज हैं उनका सबका काम क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच का। एग्जाम्पल लो, मैंने एक वर्ड लिया इन, दूसरा लिया स्पाइट, तीसरा लिया ऑफ। 3 वर्ड है मेरे पास, इन, स्पाइट, ऑफ। तीनों का मैंने क्या बना दिया? एक ग्रुप बना दिया। अगर इस ग्रुप का मतलब निकलता है तब तो ये फ्रेज है, अदरवाइज ये फ्रेज नहीं है। तो आपको पता है इन स्पाइट ऑफ एक क्या है? प्रीपोजिशन, या फिर बोल सकते हो कि क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। मतलब क्या निकलता है भाई? के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। क्या है? एक फ्रेज है। वर्ड से बना दिया फ्रेज। अभी तक कहां से चले? लेटर से चले। लेटर का ग्रुप करेंगे, वर्ड बनेगा, वर्ड का ग्रुप बनाएंगे, फ्रेज बनेगा। फ्रेज पे छोड़ दो, बात करेंगे सेंटेंस पे। यहां तक ध्यान रखना आपको कि कैसे लेटर बनेगा और कैसे फ्रेज बनेगा। अभी बात करेंगे कि सेंटेंस क्या बनेगा, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। देखो भाई, सेंटेंस से पहले आएगा एक क्लाउज और क्लाउज के बाद में बनेगा सेंटेंस। सबसे पहले बनेगा क्लाउज, क्लाउज के बाद बनेगा सेंटेंस। क्लाउज क्या होगा भाई? क्लाउज को ही सेंटेंस बोल सकते हो। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेंटेंस को आप क्लाउज भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? किसी भी क्लाउज में एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना आवश्यक है कि विदाउट सब्जेक्ट और मेन वर्ब के कभी क्लाउज नहीं बनेगा। क्लाउज बनने के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना
आवश्यक है। अब बात करेंगे कि क्लाउज से सेंटेंस कैसे बनेगा। वही बात है, क्लाउज का बना दो ग्रुप और उसका अगर कोई मीनिंग निकल रहा है तो वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस। सेंटेंस को बोल दिया वाक्य, क्लाउज को बोल दिया हिंदी में उपवाक्य। उपवाक्य क्या है, वाक्य का ही छोटा रूप है। तो मैं बोल सकता हूं कि सेंटेंस की शॉर्ट फॉर्म को ही क्लाउज बोलते हैं, यानी इसके छोटे रूप को ही क्लाउज बोलते हैं। तो क्लाउज की चर्चा नहीं करके चर्चा करेंगे सीधी सेंटेंस की। सेंटेंस बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वहां पे चलते हैं। देखो भाई, सेंटेंस हिंदी में लिखते हैं वाक्य। क्या जरूरत है वाक्य की, और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी कि तब आप उसको वाक्य बोलोगे। पहली तो बात क्या होगी कि क्या होना चाहिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होना चाहिए, शब्दों का समूह है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो फिर फ्रेज में भी था, ये तो फ्रेज में भी था ना, तो फिर ग्रुप्स ऑफ वर्ड सेंटेंस कब होगा, फ्रेज कब होगा। तो इसके लिए दूसरी कंडीशन पे चलेंगे भाई कि सेंटेंस बनने के लिए एक होना चाहिए सब्जेक्ट, एक होनी चाहिए वर्ब, एक होना चाहिए सब्जेक्ट और एक होनी चाहिए वर्ब। तो फिर आप बोलोगे कि सर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होगा। देखो ये है मिनिमम, मतलब इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा है तो भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अगर इससे कम है तो सेंटेंस नहीं बनेगा। अब बात करेंगे कि वर्ब कौन सी होनी चाहिए। तो वर्ब होनी चाहिए जी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगी तब भी वो सेंटेंस नहीं बनेगा। वर्ब कौन सी होनी चाहिए, मेन वर्ब। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या हो गया सेंटेंस का, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। अब बात आती है कि सब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है। तो बात करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। पहले इसी वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होना चाहिए और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सब्जेक्ट का ही काम करेगा। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। पार्ट ऑफ स्पीच को याद रखोगे तभी आपकी एरर डिडक्शन में काम आएगी। ये चीजें जो एरर डिडक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें यही चीजें काम आएगी कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ब का काम करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा अदर वर्ड का काम करेगा। मेनली बात करेंगे अभी के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अभी देखो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए भी। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। हिंदी में बोले तो कर्ता, ये होता है जी डूअर। डूअर मीन्स कोई भी व्यक्ति, वस्तु जो कोई काम करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, वो कहलाता है डूअर। पहली डेफिनेशन कि कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा कोई काम किया गया हो वो कहलाएगा सब्जेक्ट। डेफिनेशन नंबर 2, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। देखो भाई, या तो कोई काम करेगा तो वो डूअर सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो कोई काम हो ही नहीं रहा है वाक्य में, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो बाकी बच गया वो हो जाएगा प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के साथ समझो, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। मान लो शी इज गोइंग टू जयपुर, शी इज गोइंग टू जयपुर, वह है जयपुर जा रही है। काम क्या हो रहा है, जाने का। कौन कर रहा है भाई, सी। तो डूअर क्या हो गया आपका, सी। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सी।
ये तो हो गई आपकी पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दूसरी डेफिनेशन समझो। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, राम हैड ए ब्यूटीफुल हाउस, कि राम के पास क्या है, एक सुंदर घर है। राम हैड ए ब्यूटीफुल हाउस। इसमें देखो पहली डेफिनेशन लगा के देखेंगे कि अगर सब कोई काम हो रहा है और उस काम को करने वाला क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। देखो भाई कोई काम हो रहा है क्या, काम तो नहीं हो रहा, तो फिर क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि राम के पास कुछ है, ये बता रहा है उसकी नेचर। नेचर की बात बाद में कर लेंगे, अभी बात है सब्जेक्ट की। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि इसमें अगर कोई काम नहीं हो रहा, सब्जेक्ट पहचानना है, तो पूरा वाक्य किसके बारे में कह रहा है, राम के बारे में। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। बाकी जो बच गया वो क्या हो गया अभी, प्रेडिकेट। राम सब्जेक्ट, हैड ए ब्यूटीफुल हाउस को पूरा कवर करेंगे तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की। अभी बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, फिर अलग से एक वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे वर्ब की। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें देख लो, वर्ब अलग से वीडियो में आएगा। सब्जेक्ट क्लियर है सबको। पहली डेफिनेशन कि डूअर होना चाहिए जो कोई काम करेगा। दूसरी डेफिनेशन वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। दो एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। चलो पार्ट ऑफ स्पीच की ओर बात कर लेते हैं इसी के साथ। ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो एक बार ध्यान रख लेना भी। वाक्य में सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा या फिर प्रोनाउन। या तो संज्ञा है वो सब्जेक्ट बनेगी या सर्वनाम है वो सब्जेक्ट बनेगी। इसके अलावा तीसरा कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है जो कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम करेगी। यही काम होगा ऑब्जेक्ट का। मीन्स कि ऑब्जेक्ट भी है वो वाक्य में या तो सब नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन का काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। हिंदी में बोल दिया कर्म। डेफिनेशन कि कर्ता द्वारा किया गया कोई भी काम, लिख नहीं रहा हूं बता देता हूं बोल के, कि कर्ता द्वारा किया गया कोई भी काम जिसका सीधा या यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव जिस पे पड़ेगा, प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। कि कर्ता द्वारा किया गया किसी भी काम का प्रभाव पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम रीड दिस बुक। राम रीड दिस बुक। राम क्या सब्जेक्ट, राम, क्योंकि पढ़ना है वो एक काम है और कर कौन रहा है, राम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट। अब प्रभाव किस पे पड़ रहा है, दिस बुक पे, तो दिस बुक क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बात करेंगे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हो गई। टाइप पे बात करेंगे कि कितने टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। देखो साथियों, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। जिन स्टूडेंट को पहले से ये चीज पता है वो बने रहें, लगातार आगे वाले वीडियो में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। और डेफिनेटली आप लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे हो इस YouTube चैनल पे, तो डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको क्लास में डिस्कस किया हुआ ही मिलेगा। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की कि कितने टाइप का होता है। तो मेनली ऑब्जेक्ट होता है जी दो प्रकार का। पहला ऑब्जेक्ट है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा जो प्रकार है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला जो प्रकार है वो है
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा जो प्रकार है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन वही है कि कर्ता द्वारा किए गए किसी काम का अगर सीधा प्रभाव पड़ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखो, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? एक तो यू पे पड़ रहा है और एक इंग्लिश पे पड़ रहा है। अब बात करेंगे कि कौन सा तो डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट। तो सीधा जिस पे प्रभाव पड़ेगा वो डायरेक्ट और जिस पे सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा वो इनडायरेक्ट। तो यू क्या हो जाएगा भाई? डायरेक्ट। इंग्लिश क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात थी भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अगर बात करूं पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन और प्रोनाउन दो पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है, समझ में नहीं आए तो भी ध्यान में रखो, क्योंकि जब नाउन और प्रोनाउन पढ़ेंगे वहां पे ये चीजें क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की क्लास में, आगे वाली क्लास में देखेंगे हम लोग कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के टाइप कितने हैं, वर्ब की नेचर क्या है। आज तक मेरी गारंटी है अगले वीडियो में जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा आज तक आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं पढ़ाया गया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।